भले ही आम टैक्स पेयर हो या कोई खास सेक्टर, हर किसी को आने वाले बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो आज की इस पेशकश में आइए रियल एस्टेट सेक्टर और उनकी उम्मीदों की हम बात करते हैं। ये जो सेक्टर है 2024 में नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही हम पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट्स की करें, इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात करें, जो लाइफस्टाइल्स में तब्दीली आ रही है, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ रही है, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़, सरकार की पॉलिसीज़ का जो फोकस है वो रियल एस्टेट सेक्टर पर इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक माइलस्टोन जो 2030 में लगभग 1 ट्रिलियन मार्केट साइज पहुँचने का है, वो कहीं ना कहीं जो है उस और अब ये सेक्टर की जो तस्वीर है, जो उनकी चाल है, वो जाती हुई दिखाई दे रही है। और लगभग भारत की अगर जीडीपी की बात करें 2025 में, तो 13% तक का कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर से आने की संभावना जताई जा रही है, जिस तरह से हम ये ग्रोथ देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो शायद सरकार या सेक्टर की वाइज लिहाज से हम बात करें तो उनकी विश लिस्ट में होंगे, जो अब की बार बजट में वो चाह रहे होंगे। तो इन्हीं वॉइसेस से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि वो क्या कुछ चाहते हैं। ऐसे कौन कौन से छोटे मोटे एरियाज हैं जहां पर अगर बदलाव कर लिए जाएं तो जिस तेजी से ये सेक्टर बढ़ रहा है और भी ज्यादा तीव्र गति से बढ़ेगा। मेरे साथ अश्विंदर आर सिंह, यहाँ पर को चेयरमैन सीआईआई कमेटी ऑन रियल एस्टेट, जुड़ गए हैं। और इसके साथ साथ मेरे साथ पंकज कपूर है, फाउंडर एंड एमडी लियासिस फोरास, और मिस्टर विवेक राठी, नेशनल डायरेक्टर रिसर्च नाइट फ्रैंक इंडिया। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और बहुत सारी उम्मीदें होने वाली हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पर। सरकार का फोकस जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, इसको लेकर इसको स्टिमुलेट करने के लिए खासतौर से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा उनका ध्यान बढ़ाने को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। अश्विंदर, शुरुआत हम इसी से करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे ख्याल से हर किसी की जुबान पे है, न सिर्फ सेक्टर की मांग है बल्कि सरकार के मंशे में भी ये शामिल है। बिल्कुल कविता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपने शुरू किया है। नीति आयोग के डेटा से ये लगता है कि 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज होने वाली है 2024 में, जिसमें से 90% अफोर्डेबल हाउसिंग में होने वाला है। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स इंसेंटिव और डेवलपर्स जो हैं वो गवर्नमेंट को देखने पड़ेंगे इन अ वेरी रियल सेंस, ताकि डेवलपर्स आर मोटिवेटेड और वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ बढ़ें। एक जो स्कीम बहुत अच्छी रही है, वो रही है गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके अंदर मुझे ये लगता है देयर शुड बी द जो सब्सिडी है, उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, ताकि जो कुछ कंज्यूमर अभी भी हैं जो नहीं ले पा रहे हैं, वो उसको ले पाएँ। बिकॉज़ मेरे हिसाब से ये सबसे सक्सेसफुल स्कीम रही है अफोर्डेबल हाउसिंग की गवर्नमेंट की। इसके अलावा बाकी चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूजन रही है, डेफिनिशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर भी काम किया जा सकता है, ताकि इनकम बेस के ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग की आपको ग्रांट्स मिल सकें और डेवलपर्स को या तो एफएसआई के अंदर कुछ फायदा मिले या फिर उनको कुछ टैक्स सब्सिडी मिले, ताकि उनका एक एलोकेशन जो है प्रोजेक्ट्स का, वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ आए। बिकॉज़ ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो लैंड प्राइसेस के बेसिस पे बनता है। और अगर लैंड प्राइसेस ही इस तरह की हैं कि आप एक मिनिमम यार्डस्टिक मतलब 7,000 8,000 रुपए स्क्वायर फीट से कम का घर नहीं बना सकते हो, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में वैसे भी नहीं आएगा, बिकॉज़ वो बजट के बाहर चला जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसको हाइलाइट करना चाहूँ तो बजट के अंदर अगर रियल एस्टेट के अंदर गवर्नमेंट या कुछ करना चाहती है, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर डेवलपर्स को सब्सिडीज़ देनी चाहिए। होम बायर्स को प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब में थोड़ी और सब्सिडी मिलनी चाहिए, ताकि कुछ और दांत दिए जाएँ डेवलपर्स को और होम बायर्स को एम्पावर किया जाए और इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। बिकॉज़ जो रिक्वायरमेंट है घरों की, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से इसी डिमांड को भुनाने के लिए कुछ कदम होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा पंकज जी, अगर हम टैक्स रिवीजन की बात करें, इंडस्ट्री का स्टेटस जो कि अश्विंदर ने भी हाईलाइट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है मेजर इनिशिएटिव्स में से माने जाते हैं, यहाँ पर किस तरह के कदम की आप उम्मीद करते हैं, या आपको लगता है कि और भी ज़्यादा पुरजोर तरीके से अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो तस्वीर बदल सकती है? और जो हम लगभग 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल की हम बात कर रहे हैं, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ हम देखेंगे? पंकज जी। देखिए, रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। अगर आप हाँ। 2031 तक की डिमांड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें 64 मिलियन मोर हाउसेस चाहिए। 6.5 करोड़ के करीब के हाउसिंग की और रिक्वायरमेंट है।
दूसरी बात है, गवर्नमेंट के पास आज के दिन जो है जॉब और एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करना है, और रियल एस्टेट सेक्टर जो है एक मेजर इंडस्ट्री है जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है। तो आई थिंक ये जो दो मेजर रीज़न हैं, इसको देखते हुए ही आपको आने वाले बजट में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स और प्रोत्साहन रियल एस्टेट मार्केट के में दिखेगा। अश्विंदर ने कुछ बोला है कि सीएलएसएस स्कीम्स जिसका विड्रॉल हो गया था, आई थिंक उसका रिकंटिन्यूएशन होना जरूरी है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अगर हमने देखा है कि इन द रीसेंट पिछले 2-3 जब से विड्रॉल हुआ उसके बाद गिरावट हुई है। आज के दिन अफोर्डेबल हाउसिंग जो लेस देन 30 लाख सेगमेंट है, जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है, वो केवल 15% टोटल मार्केट का कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हमें इसको बढ़ाना है, और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हाउसिंग की इसी के अंदर है, तो कंटिन्यूएशंस ऑफ सीएलएसएस स्कीम्स होनी चाहिए। एटीआई भी है जिसका भी विड्रॉल हो गया, तो उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई में भी कमी आ गई, तो वहां पे भी करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और भी है कि अश्विंदर ने बात की लैंड कॉस्ट की, तो लैंड कॉस्ट तो डिपेंडेंट होता है स्टेट लेवल के ऊपर, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा बढ़ावट हुई है। पिछले 10 साल का कंपैरिजन अगर आप देख लीजिए, तो एक 14 मंजिला की जो इमारत है, जो बिल्डर का एक मेजर सेगमेंट रहता है, जिसमें जिस तरीके की बिल्डिंग बन रही है, उसकी कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पहले 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट थी, तो वो आज बढ़कर के 3100-3200 रुपए हो गई। तो 9% इंक्रीज हो गया। तो अगर हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इटसेल्फ आ रही है इतनी ज्यादा कि आप एक अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं क्रिएट कर सकते, तो वहां पे आपको रैशनलाइजेशन की जरूरत होगी। और ऑल्दो गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो है लेस देन 30 लैक्स के प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर उन्होंने 1% का जीएसटी रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर का जो सेगमेंट है, अगर आप 30 से 75 का सेगमेंट कर दीजिए, तो वो 55% की डिमांड वहां से आती है। और यहाँ पे इंसेंटिव सबसे कम है। अगर आप इंसेंटिव्स अगर आप देखेंगे, इंटरेस्ट एग्जम्पशन का इंसेंटिव भी 2 लाख ही है, लेकिन अगर एक 75 लाख का घर कोई खरीदता है, तो इंटरेस्ट अमाउंट सालाना करीब 5-5.5 लाख के करीब हो जाता है। तो ये सेगमेंट में भी बढ़ोतरी लाने के लिए आपको इंटरेस्ट एग्जम्पशंस की लिमिट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको सीएलएसएस स्कीम्स का कंटिन्यूएशंस करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इनपुट क्रेडिट, अगर आप जीएसटी का इनपुट क्रेडिट भी अलाउ करें, और साथ में इंडस्ट्री स्टेटस, मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि रेरा के बाद मार्केट ने इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। पिछले 10 साल के अंदर हमने 3 गुना ग्रोथ देखी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, और अब एक लेवल की मैच्योरिटी पे जहाँ पे रियल एस्टेट पहुंच चुका है, वहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस इसको मिलता है, तो उसके बाद आपको चीपर कैपिटल मिल जाएगी। और चीपर कैपिटल सबसे बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। आज के दिन मॉर्गेज इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट रेट्स जिस तरीके से बढ़े, और जिस तरीके का फॉरवर्ड आउटलुक है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर रिड्यूस होती है, तो वो ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल, ये इसीलिए भी ज़रूरी को है क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है, विवेक, अगर हम पंकज जी की बात को आगे ले जाएं, अफोर्डेबिलिटी अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है अफोर्डेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसके एक्सपेंशन में, हाउसिंग को लेकर। बेनिफिट्स ऑफ होम बायर्स की अगर हम बात करें, एंड यूज़र के बेनिफिट्स की बात करें, तो उस पर तवज्जो देने का अब भी वक्त है। अब अगर आपने नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो है इसमें डिले होता हुआ दिखाई देगा। डिडक्शन लिमिट फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स होम लोन्स की अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्री की मांग शायद यहाँ पे 2 लाख से 5 लाख कर देने की है। ऑब्वियसली इसको हाउसिंग डिमांड को स्टिमुलेट करने को लेकर ही पेशकश की गई है। इसके अलावा जो स्वामी प्रोजेक्ट है, उसमें फंड्स एलोकेशन जो है स्टॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़ाने की भी कवायद की जा रही है इंडस्ट्री की तरफ से। कुछ बताइएगा इन मांगों को लेकर, विवेक। तो जरूर कविता, गेस्ट ने सही बातें कही, पंकज ने भी, अश्विंदर ने भी। ओवरऑल जैसे हम देख ही रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर केवल इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली बूम पर है लास्ट 4-5 सालों से। लेकिन ये जो बूम दिख रहा है,
सेल्स वॉल्यूम में, प्राइसेस में और इसी के साथ में डेवलपमेंट एक्टिविटी में भी कुछ सेगमेंट्स हैं जो अछूते हैं, पर्टिकुलरली जो लोअर सेगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं और ये ट्रेंड केवल हाउसिंग में ही नहीं दिख रहा है, दूसरे भी बहुत सारे प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं, चाहे पैसेंजर व्हीकल्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो और इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर के एक के शेप रिकवरी के वजह से निचले तबके के कस्टमर्स पर बहुत बोझ पड़ा है। अब जब इससे हमें एड्रेस करना है तो हम बात कर रहे हैं उनके अफोर्डेबिलिटी की क्योंकि इन कंज्यूमर्स की भी इच्छा है, डिज़ायर है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी है जहाँ पर वो छूट गए हैं लास्ट 3 सालों में पर्टिकुलरली भावों की बढ़ोतरी की वजह से भी और ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हुई है पर्सनल लोन्स पर और ख़ास करके होम लोन्स पर भी जिसकी वजह से केवल जैसे इंटरेस्ट रेट की वजह से 15% श्रिंकेज हमने अफोर्डेबिलिटी पे देखा कंज्यूमर्स की होम परचेज को लेकर के। सिमिलरली प्राइसेस बढ़े हैं। तो एक लेवल पर अफोर्डेबिलिटी एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ डिमांड साइड मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ सप्लाई साइड मेजर्स लेने पड़ेंगे। बजट एक बहुत बड़ा टूल है इसलिए इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस रहती है जायज़ भी है। तो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री 8-10 सालों के अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रही है उसके मद्देनज़र इग्नोर नहीं कर दे, वो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा होगा। अब अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए जैसे बातें आपने भी बताई कि बेंचमार्क्स बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है। तो जैसे हमने माना कि भई आज जीएसटी का जो एग्ज़ेम्पशन मिलता है 45 लाख के नीचे वाले घरों में आज काफ़ी बड़ा मार्केट आज 45-50 लाख रुपए हाउस वैल्यू के ऊपर चला गया है, जो आज से 5-6 साल पहले तक ऑलमोस्ट 50 से 60% मार्केट था 50 लाख के अंदर। आज वो केवल समझ लीजिए 30 से 35% ही बचा है। तो अगर हमें एक मेजर कंज्यूमर सेगमेंट को बेनिफिट कराना है, तो हमें बेंचमार्क्स तो अफोर्डेबल हाउसिंग के बढ़ाने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली टॉप के 8-10 शहरों में बढ़ाने पड़ेंगे। इसी के साथ में जो टैक्स इंसेंटिव्स या डिडक्शंस है डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए, चाहे वो होम लोन इंटरेस्ट रेट में डिडक्शन को लेकर हो या डेडिकेटेड प्रिंसिपल होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट को लेकर के हो, वहाँ पर भी अगर एक डेडिकेटेड विंडो होता है, तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि गवर्नमेंट का इंटेंट रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड और नए टैक्स रेजिम में मूव करने का तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे-जैसे गवर्नमेंट उनमें चाहे टैक्स एग्ज़ेम्पशन लिमिट्स बढ़ा कर के कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाए या गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खुद बढ़ाकर चाहे हाउसिंग के एजेंडा पर या दूसरे रूरल स्पेंड्स पर बढ़ाए, जिसके वजह से इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स की एबिलिटी एनहांस हो और वो परचेज़ कर पाए। और इसी के साथ में डिमांड साइड पर ये कुछ मेजर्स हो सकते हैं, सप्लाई साइड में पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के पास में एक मौका है जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है गवर्नमेंट का वो लास्ट 8-10 सालों के हाईएस्ट लेवल पर गवर्नमेंट ने मेंटेन किया हुआ है, उसे आगे और लेकर के जाने की ज़रूरत है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं पर्टिकुलरली जो कम्यूट के लिए है, ट्रांज़िट के लिए है, उनका उनमें एक पोटेंशियल होता है एक लैंड सप्लाई बढ़ाने की लिए अफोर्डेबल लैंड सप्लाई बढ़ सकती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। तो गवर्नमेंट को ऐसे मास स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे क्योंकि जहाँ पर भी लैंड के भाव बढ़े हुए हैं, वहाँ पर जस्ट फॉर द कॉज़ ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग लैंड प्राइसेस कम नहीं होंगी, सप्लाई बढ़ नहीं सकती है इन काफ़ी मेजर मेट्रोज़ में। तो लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत अगर अटेंशन दें, तो हम अफोर्डेबल लैंड सप्लाई ओपन अप कर पाएँगे सप्लाई साइड मेजर्स के थ्रू। अश्विंदर, अगर थोड़ा सा हम रेगुलेशन को और स्ट्रेंथन करने की बात करें, खासतौर से इन अराउंड रेरा, ये कितना ज़रूरी हो गया है और कितने टीथ यहाँ पे देने की ज़रूरत है? अश्विंदर। हाँ, कविता, रेरा के अंदर आई थिंक प्रोग्रेस तो हुई है बट इन्फोर्समेंट को थोड़ा और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा विच इज अ सब्जेक्टिव पॉइंट। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एक चीज जो हम 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जो अभी भी नहीं मिल रहा है और अप्रूवल का जो टाइमलाइन है वो बहुत लंबा है। और अभी भी वर्ल्ड वाइड वी आर रैंक्ड एट अराउंड 63rd अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर रियल एस्टेट बहुत पीछे है अभी भी।
और जो टाइम लग जाता है उससे क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो महंगे हैं, उसके कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, वायबिलिटी पे प्रोजेक्ट्स के बहुत फर्क पड़ता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से गवर्नमेंट को, ये होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बिल्कुल निकालना चाहिए, और इसके अंदर रेरा को भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि वहां पर सारे अप्रूवल इंक्लूडिंग रेरा एक ही विंडो पे हो जाए, और उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा एफिशिएंसी पे, कॉस्टिंग पे। जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बोला है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऊपर गई है, बट लोग ये नहीं बात कर रहे कॉस्ट ऑफ अप्रूवल्स बहुत ऊपर चले जाते हैं अगर वो टाइम लंबा हो जाता है तो। दूसरा पॉइंट मैं जो बोलना चाहूंगा विच इज रिलेटेड विद रेगुलेटर, वो है जीएसटी। अब जीएसटी के अंदर थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। बाकी चीजें छोड़िए, सीमेंट के ऊपर 28% का जीएसटी है जो बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से उसके अंदर कम से कम 10% विदाउट गिविंग इनपुट क्रेडिट 10% जीएसटी कम होना चाहिए, और 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है और सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके ऊपर जीएसटी सबसे ज्यादा है। थर्ड, जिसके ऊपर अगेन मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बात की है, वो है कॉस्ट ऑफ फंड। अब स्वामी फंड ने कुछ 12,000 करोड़ का सैंक्शन किया था और 70,000 होम बायर्स को फायदा हुआ था। उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी स्लोनेस आई है। गवर्नमेंट को ऐसे एआईएफ और लॉन्च करने चाहिए, चाहे वो स्वामी फंड को थोड़ा और अग्रेसिव करें, या 2-3 और रीजनल बेस्ड फंड्स लेके आए, नॉर्थ के लिए अलग, वेस्ट के लिए अलग, साउथ के लिए अलग, बिकॉज अभी भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर डेवलपर की लिक्विडिटी फंसी हुई है, और वो लिक्विडिटी अगर बाहर निकलती है, वो होम बायर्स जिनका पैसा फंसा हुआ है वो बाहर निकलता है, तो ओवरऑल रियल एस्टेट इकोसिस्टम को बहुत बेनिफिट होगा। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर मेरे हिसाब से आती हैं। तो 3 चीजें, सिंगल विंडो क्लियरेंस, जीएसटी के अंदर रिडक्शन स्पेशली सीमेंट के अंदर, और एक ऑल्टरनेट फंड, स्वामी फंड जैसा जो एक सेंट्रलाइज लेवल पे आया था, मेरे ख्याल से रीजनल लेवल पर 2-3 फंड और आने चाहिए, ताकि थोड़ा सा सिस्टम को रिलीज मिले लिक्विडिटी के अंदर। और राइट, चलिए मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लिहाज से अगर हम देखें, होम बायर्स के लिहाज से देखें, तो यहाँ पर मांग और आपकी उम्मीदें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन बस इंतज़ार है कि कैसे किस तरह इस बजट में जो है इन मांगों को सुना जाता है, पूरा किया जाता है और आगे रियल एस्टेट की गाड़ी को बढ़ाया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की और अपने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। नमस्कार।